नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए और फिर बीजेपी का तापमान ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। भाई ने प्रधानमंत्री को वो खरी खरी सुना दी, गद्दार कह दिया। अब बताओ, पूरी बीजेपी, पूरी सरकार ने मुझे दो दो बार गद्दार कह दिया, दो दो बार कह दिया मैं एंटी नेशनल हूँ। एक बार चैनल हाई कोर्ट और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया। ना खुलवाते तो मैं गद्दार ही रह जाता। अभय दुबे जी से पूछा मैंने, अगर ट्रॉफी दे दी तो इतना भड़कना क्यों राहुल गांधी को? और बंदा कह रहा है कि आर्थिक तबाही आने वाली है। जबरदस्त बातचीत है। अभय जी, मुझसे थोड़ा गुस्सा हो गया, आज चलता हूँ सीधा उनके पास। आपको लेके सुनिए वो क्या कह रहे हैं और मेरी मदद करिए। जरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे ज्वाइन बटन और दबाइए, मेरी थोड़ी आर्थिक मदद करिए। लोगों से कहिए कि 4 PM यूपी ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, तो कम से कम 200-250 रुपए महीना मुझे देना शुरू करें। इतना तो मेरा हक है कि आपका प्यार और आपका पैसा दोनों मांग सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। आज मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, इसलिए आज मुझे बोल लेने दीजिए पूरा। मैं बहुत दुखी हूँ। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जहां काम का देवता है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां हमारे यहाँ काम शास्त्र है, जहां हमारे यहाँ खुजराहों में मंदिर बने हुए हैं जो काम शास्त्र की पूरी दीक्षा दीक्षा देते हैं। बाकायदा काम क्रीड़ा की वहां फोटो प्रतिमाएं हैं। हमारे यहाँ प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रेम ही को ही जीवन दिया गया है। प्रेम को ही बताया गया कि हर व्यक्ति से, पेड़ से, प्रकृति से, सूर्य से, चांद से, नदी से, सबसे प्रेम करो। टॉफियां बांटो, गुलाब बांटो। अगर एक प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक मेलोडी दे दी, टॉफी दे दी, इतना हल्ला। राहुल गांधी का एकदम दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। पता क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान छुएंगे, फर्टिलाइजर की कमी होगी, किसानों को नुकसान होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ, विदेश मत जाओ। खुद हजारों करोड़ के जहाज में विदेश जाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलिनो को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रील बनाई है, भारत में परेशान हो रहे लोगों का अपमान है। इस राहुल गांधी को प्रेम की भाषा ही समझ में नहीं आ रही। किसी से दोस्ती हो सकती है, प्रेम का मतलब वैसा प्रेम ना निकाला जाए। दो अच्छे लोगों के बीच में दोस्ती हो सकती है। इतनी बढ़िया खूबसूरत फोटो थी, बालकोनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे दोनों राष्ट्राध्यक्ष, टॉफी दे रहे थे। ऐसी तो राष्ट्रों के संबंध अच्छे होते हैं, और राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ी मंदी आ गई, क्या फर्क पड़ गया कि अगर पहली 100 लिस्टें जो कंपनियां हैं, पहली बार भारत की कोई भी कंपनी पहली 100 कंपनियों में है ही नहीं, निकाल दी गई है। क्या फर्क पड़ गया? हम लोग तो दानवीर आदमी है, दान मांग के काम चला लेते हैं। पहली 100 कंपनियों में ना हो, पहले रिलायंस थी, HDFC थी, TCS थी, सब बाहर हो गई, लेकिन टॉफी तो खिला रहे हैं ना। ये राहुल गांधी प्रेम से इतनी नफरत क्यों करते हैं भाई जी? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, राहुल गांधी की समस्या ये है कि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच में फर्क क्या है। और इस फर्क को अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से इन दोनों नेताओं के संबंधों के आईने में देखें तो बिल्कुल ये फर्क साफ हो जाता है। मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों ही राइट विंगर्स हैं, दोनों ही दक्षिणपंथी नेता हैं, और दुनिया में दक्षिणपंथ का जो उभार हुआ है उसके शीर्ष पे हैं ये दोनों नेता, डोनाल्ड ट्रंप और इटली की मेलोनी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये पूरी उम्मीद थी कि उनकी जो राजनीति है, जिसके जरिए वो दुनिया पर दोबारा दबदबा कायम करना चाहते हैं, उस राजनीति का सबसे ज्यादा समर्थन अगर कहीं से आएगा तो इटली से आएगा समर्थन। ये डोनाल्ड ट्रंप मानते थे, और वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, इसमें उनका पूरा विश्वास भी था इसका। और शुरू में मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा समर्थन भी किया, हर मामले में वो उनका समर्थन करती थी डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ की मिसाइलें दागनी शुरू की ईरान के ऊपर, तो बाद में हमला किया उन्होंने। पहले तो उन्होंने सारी दुनिया में हमला किया, और उस हमले में उन्होंने अपने किसी दोस्त को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कनाडा को नहीं छोड़ा, जो एक तरह से देखा जाए अमेरिका और कनाडा में क्या है, जैसे भारत और नेपाल है, इस किस्म का है दोनों में स्थिति, अमेरिका और कनाडा। और जो जिन लोगों से उनके अच्छे संबंध थे, उन सबके ऊपर उन्होंने टैरिफ की मिसाइलें डोनाल्ड ट्रंप ने दागी, और उन्होंने इटली के ऊपर भी दागी। इससे मेलोनी का माथा ठनका और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से सोचना शुरू किया।
उसके बाद जब यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया, उसमें सबसे पहले तो स्पेन के प्रधानमंत्री ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया। हम लोग जानते हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये सब नहीं चलेगा, और जो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उस हमले का भी उन्होंने विरोध किया। और जब स्पेन के प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर हमले का विरोध किया तो मेलेनी भी जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचक हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने साथी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की, किसी के साथ बदतमीजी की, किसी को धमकाया, किसी को हड़काया, किसी के बारे में कहा कि ऐसा ही है। जापान के प्रधानमंत्री से बदतमीजी की उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पर्ल हार्बर की याद दिलाई। जब जापान के प्रधानमंत्री से पर्ल हार्बर की याद दिलाई तो उसका इटली के प्रधानमंत्री ने काफी बुरा माना। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, और जो महिला राजनेता डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी प्रशंसक थी, और डोनाल्ड ट्रंप जिसके बड़े प्रशंसक थे, बहुत एक दूसरे की दोनों तारीफ किया करते थे, ऐसा लगता था दोनों एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं, इस तरह तारीफ किया करते थे। आज स्थिति यह है कि यूरोप में स्पेन के प्रधानमंत्री के बाद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के बाद में अगर कोई और दूसरा नेता, जो इटली ऐसा महत्वपूर्ण राष्ट्र है, मतलब जो है जिसने, जहां रेनेसांस, यूरोपीय पुनर्जागरण इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, यानी जो यूरोपियन सभ्यता है उस सभ्यता की बुनियाद जो है ना, वो इटली के फ्लोरेंस नगर में पड़ी थी। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। तो जो यूरोप ने विद्रोह किया उसका नेतृत्व इन तीन नेताओं ने किया। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति उसके साथ आगे जुड़ गए। आज यूरोप अमेरिका से अलग हो गया है, कोई दोनों में झगड़ा नहीं है, लेकिन यूरोप का कहना यह है कि अब हम अमेरिका को उस तरीके से अपना नेता नहीं मानते। अब आप आइए नरेंद्र मोदी को, जिनकी दी हुई टॉफी मेलोनी खा रही हैं। नरेंद्र मोदी को देखिए आप, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध कैसे हैं? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बिल्कुल मालिक और गुलामों जैसे संबंध हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेंगे आप उठ जाओ तो उठ जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आपको याद होगा ओवल ऑफिस में जब पत्रकार लोग सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने एक सवाल नरेंद्र मोदी की तरफ दागा। नरेंद्र मोदी उस सवाल का जवाब देने के चक्कर में कुछ हकलाने उकलाने लगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आंसर हैज बीन, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर बट आई विल आंसर इट। उसका जवाब किसने दिया? उसका जवाब ट्रंप ने दिया, जो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया था। भारत के प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल का जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया और प्रधानमंत्री ने उनको ये करने दिया। इसको प्रधानमंत्री ने अपनी बेइज्जती नहीं माना और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका जवाब दे दिया सवाल का। आप सोचिए कि दोनों के बीच में संबंधों का स्तर क्या है। ऐसे ही है कि कोई घर में छोटा भाई होता है, उससे अगर कोई बाहर का आदमी मेहमान आके कोई सवाल पूछ दे और थोड़ा वो हकलाने लगे तो बड़ा भाई कहता है कि बड़ा भाई उसकी मदद करता है सवाल का जवाब देने में। तो उसे बिग ब्रदरली एटीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में। इसे कहते हैं दादा। दादा, बड़े भाई को दादा बोलते हैं ना घर में। मेरा छोटा भाई भी मुझे दादा बोलता था। इसको कहते हैं बिग ब्रदरली एटीट्यूड। तो नरेंद्र, अगर आप बहुत शालीन भाषा में कहें, अगर आप खराब भाषा में कहें तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी गुलाम और मालिक के संबंध है, और शालीन भाषा में कहें तो ये बिग ब्रदर है डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी की दरअसल अंतरराष्ट्रीय जो राजनय है, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी किस जगह पर खड़े हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके अपने देश में अर्थव्यवस्था पतन के ढलान पर तेजी के साथ उतर रही हो, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2-3 महीने बाद स्थिति संभले नहीं संभलेगी, या बहुत कुछ कोई ऐसी बड़ी चीज है जो दांव पे लगानी पड़ेगी तब वो स्थिति संभलेगी। जैसे कि जब आपको बहुत आर्थिक दिक्कत आती है तो आप घर का जेवर सोना बेच देते हैं, तो बहुत बड़ी चीज दांव पे लगाते हैं ना। घर में पैतृक जमीन पड़ी होती है उसको बेच देते हैं आप, या कोई घर होता है अलग से जो आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा था तो उसको बेच के आप उस समस्या से बाहर निकल आते हैं।
ऐसा होता है नहीं अक्सर मुझे। हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज इन्होंने नरेंद्र मोदी ने तय कर रखी हो कि ये कर देने से हम इस समस्या से बाहर निकल आएंगे, या कम से कम हमें 6 महीने साल भर का वो मिल जाएगा, गुंजाइश मिल जाएगी अपनी स्थिति सुधारने के लिए। वरना भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है सुधा। और ऐसा व्यक्ति आप सोचिए जिसकी डिप्लोमेसी के अंदर कोई प्रतिष्ठा नहीं बची है। एक चल रहा है वो एक क्लिप चल रहा है, पता नहीं, कभी कभी लगता है शायद एआई का बनाया हुआ है, इसलिए ज्यादा इस बातों की चर्चा नहीं करता। लेकिन वो अगर बनाया हुआ भी है तो उसने बड़ी चालाकी से बनाया, और नहीं बनाया हुआ असली है तो बड़ा शर्मनाक है। उसमें वो एक प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, पहले तो गले मिलते हैं तो वो पहले चौंक जाता है, फिर वो यूं ऐसे करके पीठ पे एक हाथ से मारता है, फिर वो यूं टटोलते हैं, ऐसे करके टटोलते हैं, मतलब यूं करके टटोलते हैं नीचे, उसका हाथ पकड़ में आ जाए, मतलब वो दिखाया जा रहा है टटोलते हुए उनको, तो वो हाथ पकड़ में आ जाता है, तो हाथ पकड़ के उसका हिलाने लगते हैं, मतलब फिर दोबारा फिर वो पकड़ते हैं तो वो हाथ पहुंच नहीं पा रहा है नरेंद्र मोदी का वहां तक, हाथ बढ़ाने पकड़ने के लिए वो अपने आगे बढ़ जाता है, नरेंद्र मोदी को फिर पीछे बिना हाथ में चलना पड़ता। तो ये इनकी स्थिति है, इनकी जो आत्महीनता है, जो एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ये सब जो है ये बहुत विकट है भाई। मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि जो व्यक्ति भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री हुआ है, उसका विदेशी मेहमानों के सामने, अपने मेजबानों के सामने, या मेहमान जब यहाँ आते हैं तो उनके सामने उसका हाल क्या होता है। जब वो भारत में स्वागत करते हैं तो ज्यादा आत्मविश्वास होता है उनके अंदर कि वो सब चीजें उनके कंट्रोल में है, सब वो होता है मुझे। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वो नहीं होता। अब आज क्या किया नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोर ने, क्या कहा आप देखिए ना, उसको पढ़ के मुझे तो बड़ी शर्म आई। उन्होंने ये कहा कि मेरे जो नॉर्डिक कुलीग हैं, भाई नॉर्डिक कॉन्फ्रेंस में गए हैं ना वहां पे, मेरे जो नॉर्डिक कुलीग हैं, ये नॉर्डिक कंट्री कहलाए जाते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जो है नॉर्डिक कंट्रीज हैं, फिनलैंड है। मेरे जो नॉर्डिक कुलीग्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पत्रकारों के जवाब दिए। मिस्टर मोदी ने नहीं दिए जवाब, शायद इसलिए जवाब नहीं दिए कि वो एक विभिन्न परंपरा से आते हैं। वो पत्रकारों की इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे वो ही तय करेंगे। यानी भारत नॉर्डिक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, नॉर्डिक कॉन्फ्रेंस में भारत भाग ले रहा, एक ही मंच पे सब खड़े हुए हैं, सारे राष्ट्रों के नेता खड़े हुए हैं, पत्रकार लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो सब लोग, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनका जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। और उनकी इस पहलू के ऊपर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि शायद इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो किसी अलग परंपरा से आते हैं। हम लोग जानते हैं परंपरा क्या है, मीडिया को कैप्चर करने की परंपरा है। यहाँ पे परंपरा भी नहीं है, नया रवैया शुरू होगा। हमेशा तो ना कोई मीडिया कैप्चर करता रहा कोई प्रधानमंत्री, ये तो पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। लेकिन वो कह रहे हैं कि अलग परंपरा से आते हैं और वो समस्या का कैसे समाधान करेंगे वो ही जाने भाई, ये उन्होंने बोला है। सही बात है। मैं इस बात को लंबा खींच रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी की जो आपत्ति है, राहुल गांधी की शैली, राहुल गांधी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसका मर्म क्या है उस आपत्ति का? उसका मर्म ये है आपत्ति का कि एक व्यक्ति जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाने के कगार पर है, जिसकी विदेश नीति पहले ही ढह चुकी है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है इनकी सरकार का जो कोलैप्स होने की स्टेज में ना हो, ढह जाने की। ये और वो आदमी वहां जाके विदेश यात्राएं कर रहा है, लोगों के टटोल रहा है, किसी ने हाथ मिल जाए तो पकड़ के हिला दूं, इटली की प्रधानमंत्री को टॉफी दे रहा है, ये सब नाटकबाजी वहां चल रही है। और हर चीज जो है ना, किस तरह मोदी जी के डंके बज रहे हैं, किस तरह मोदी जी की बल्ले बल्ले है, दूसरे देशों के नेता मोदी जी के साथ कितने हिले मिले हैं, कितने पर्सनल दोस्त हैं, जब सब लोग जानते हैं कि डिप्लोमेसी पर्सनल दोस्ती दुश्मनी से नहीं होती है। डिप्लोमेसी अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट को कैसे, हित को कैसे सिद्ध किया जाए, इसका नाम है। जी अबे जी, मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लग रही। देखिए, आप तो इतने विद्वान हैं, मुझसे 1000 गुना ज्यादा विद्वान हैं। लोग कहते हैं बालक और बूढ़े एक जैसे होते हैं। बालक को भी याद नहीं रहता, बचपना करता है, बूढ़ों को भी याद नहीं रहता, बचपना करते हैं। अब मोदी जी 76 साल के हो गए, एक बालक उनके अंदर जगता है। देखिए, पूरा जीवन कितनी तपस्या में काटा है,
एकाकी जीवन काटा है, परिवार नहीं है, देश के लिए समर्पित हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 11 साल से छुट्टी नहीं ली है उन्होंने। तो अगर किसी को टॉफी दे दी तो राहुल गांधी का इतना रिएक्शन, इतना गुस्सा। देखिए वो राहुल गांधी जाने, हम राहुल हाँ। गांधी ने क्या कहा वो जाने राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल ये है कि आप अपनी विदेश नीति को किस तरीके से संपादित कर रहे हैं वहां पर। हम्म। विदेश नीति का संपादन, आप विदेश नीति को संचालन संपादन आप कैसे कर रहे हैं वहां पर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मोदी जी का विदेश नीति का संचालन संपादन करने का जो वो तरीका है, वो ये तरीका होता है कि वो हर जगह दिखाते हैं कि जिस राष्ट्राध्यक्ष से वो मिल रहे हैं उससे उनके संबंध कितने नजदीकी और अनौपचारिक किस्म के हैं। बिल्कुल वो दोनों लंगोटिया जा रहे हैं। अब बताइए राहुल गांधी इतने गुस्से में आ गए, इसीलिए सबसे पहले तो वो चिपट जाते हैं जाके, सबसे ये दिखाने के लिए पहला उनका कदम तो ये होता है कि वो जाके उससे चिपट जाते हैं। फिर उनकी कोशिश होती है उसका हाथ पकड़ के वो जोर जोर से हिलाएं। फिर कांग्रेस जो हंसने का तरीका था, उसका वीडियो बन गया था तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हुई थी, तो इसलिए अब वो शायद नहीं हंसते हैं। हाँ, ये कांग्रेस इतने बदमाश है, वो खी वाला उन्होंने पूरा वीडियो बना डाला खी का। तो ये देखिए मुझे भी नहीं, इस तरह भारत के प्रधानमंत्री का ये आचरण मुझे भी पसंद नहीं आता। हाँ, थोड़ा लगता तो है, अड़कता तो है ये, खाम का जबरदस्ती गले पड़ना। और दूसरा, राहुल गांधी भी आज कल इतने जोश में उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गद्दार कह दिया। बीजेपी कह रही है कि ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। क्या आप भी उन 140 करोड़ में शामिल है जिनका अपमान हो गया राहुल गांधी को ने जब गद्दार कहा? तो मैं वो बयान मैंने पढ़ा नहीं, गद्दार का संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में गद्दार कहा है? वो कह रहे हैं कि पूरे देश के आर्थिक तबाही मचा दी उन्होंने, देश को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया और हम विदेशी ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं। इन संदर्भों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गद्दार हैं देश के लिए। अब बीजेपी उस पर हंगामा काट रही है। मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, बिना मोदी जी को और अमित शाह जी को गद्दार कहे हुए बहुत से लोग ये बात मानते हैं। बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि ये लोग अमेरिका के दुमछल्ले हैं। ये लोग भारत का जो कारपोरेट पूंजी है बड़े, उसके लिए काम करते हैं। ये देश की आम जनता के लिए काम नहीं करते। सारा इनकी कोशिश कारपोरेट पूंजी को बढ़ाने में होती है और अमेरिका के हित कैसे हों इसको बढ़ाने की होती है। इस बात की बहुत चर्चा है कि भारत अमेरिका से जो तेल और गैस खरीद रहा है उसमें भारत का आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है। रूस से नहीं खरीद रहा, ईरान से नहीं खरीद रहा, वेनेजुएला से खरीद रहा है। इसके तेल और गैस की कीमत अमेरिका निर्धारित करता है और अमेरिका से खरीद रहा है। और दोनों जगह से तेल और गैस आने में बहुत समय लगता है, बहुत भाड़ा उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होता है और आपको उसके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो भारत के पास जो तेल और गैस पहले भी कम है, लेकिन जो आ भी रही है वो बहुत महंगी आ रही है भारत के पास। और भारत के हित को अगर सर्वोपरि करना होता तो आप रूस से खरीदते। भारत के हित को सर्वोपरि करना होता तो आप ईरान से खरीदते, जो फटफट आ जाता आपके पास थोड़ी दिनों में। पैसे भी, भाड़ा भी कम लगता आपको और तेल सस्ता भी मिलता। पहले तो रूस इनको डिस्काउंट भी दिया करता था, ईरान भी सस्ती दर पे तेल देता। यूको बैंक में ईरान ने हजारों करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। यूको बैंक है ना, उसमें ईरान के हजारों करोड़ रुपए जमा है, जब ईरान से तेल लेते थे तब के। आज वो पैसे पड़े हुए उसमें सड़ रहे हैं अकाउंट में। ईरान के पैसे हैं, रुपए हैं, वो रुपए में तेल देता था उनको। बताइए, रूस के साथ जो ट्रेड था वो रूबल ट्रेड था। वो अमेरिका के साथ जो ट्रेड करेंगे वो तो डॉलर में होगा, डॉलर में होगा वो। तो इसलिए देखिए, जो राहुल गांधी ने जो बात कही है, मैं गद्दार शब्द वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो गद्दार कहे बिना ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य की पूर्ति करने में नाकाम हैं और उनका नीतिगत ढांचा ही इस तरह का है नरेंद्र मोदी का, जिसमें उनका यही हश्र होना था आखिर में। अच्छा, मुझे बताइए कि मोदी जी को राहुल और शाह को गद्दार कह दिया तो पूरी बीजेपी उबल रही है कि गद्दार कैसे कह दिया। अब मेरी औकात, मेरी हैसियत मोदी और शाह जितनी नहीं है, लेकिन सरकार ने
मुझे तो लिखित रूप में दो बार गद्दार कह दिया, दोनों बार चैनल बंद किया, दोनों बार कह दिया कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मेरे माथे पे पूरा चिपका दिया कि मैं गद्दार हूँ, भारत के खिलाफ हूँ। वो तो एक बार हाई कोर्ट ने, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं हटाया होता मेरे चैनल को, तो मेरे माथे पे तो परमानेंट चिपक जाता, मैं गद्दार हूँ, देखिए, एंटी भारतीय नेशनल। जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी तमाम वामपंथियों को, बहुत सारे उदारतावादियों को, नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वालों को, एनजीओ चलाने वालों को, इन तमाम लोगों को लंबे अरसे से देशद्रोही और गद्दार कह रहे हैं। तो कभी ना कभी तो लोगों को भी उलट के गद्दार कहा जाना है। फिर आप जिस डंडे से लोगों को पीटते हैं, उस डंडे से आपको भी पीटा जाता है। ये तो नियम है दुनिया का, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मेरी सुन ली खुदा ने जी। मेरी सुन ली खुदा ने एक अबे जी, कल से कम 15 फोन मेरे पास आ चुके और मुझे बड़ा डर लग रहा है इस बात से। 15 लोग मुझसे पूछ रहे हैं, संजय जी आपको ज्यादा जानकारी होती नहीं है, लेकिन लोग मान लेते हैं कि पत्रकारों को ज्यादा जानकारी होती है। पता है सवाल क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि संजय जी बताइए, जो हालात हैं आप और अभय जी चर्चा करते हो, तो हमें पैसा क्या बैंक से निकाल लेना चाहिए, घर में रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये बैंक दिवालिया हो जाए, हमारा पैसा डूब जाए। आप सोचो, अरे भाई, देश मेरी में पत्नी, बहुत बड़ा है। आप पास फोन आते हैं मेरे घर में, मेरी पत्नी कई बार सवाल उठा चुकी है कि ये तय कीजिए कि कैश कितना घर में रखेंगे और बैंक में कितना रखेंगे, कहीं बैंक तो नहीं कोलैप्स हो जाएगा, तो कुछ कैश निकाल के घर में रख लो। अच्छा अभय जी, अगर कर्जा एक होता है हमारे बैंक मित्र हैं जो कि आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बोलते हैं, वो हमेशा लोगों को राय देते हैं कि पैसा हो ठीक सोच समझ के खर्च करना, ज्यादा पैसा मत खर्च कर देना, कुछ घर में नकद भी रखना, वो सब राय देते हैं इस तरह की, उससे और ज्यादा लोगों के दिमाग में बात आती है। अच्छा अभय जी, अगर बैंक डूबता है, हमने कर्जा ले रखा हो, तो कर्जा हमें वापस तो नहीं करना पड़ता फिर? बैंक से नहीं, बैंक कर्जा तो ले लेगा वापस, पैसे कर्जा कोई वापस नहीं नहीं छोड़ेगा। हाँ, करेगा। हाँ। उसमें कोई मुझे बता रहा था कि पासबुक पे लिख कर आता है कि आप अगर बैंक डूबा। ये मत मानिए, वो तो भाई आप तो लिख के दे चुके हैं कि आपने कर्जा लिया है, आप उस सबूत को तो नहीं मिटा सकते। हम हाँ, भी किसी विजय तरह वो आप माल्या। फाइल को वहां से गायब करवा दें, जो उसमें लिखा है, आपकी जो लोन की फाइल जो है ना, वो लुप्त हो जाए एकदम हवा में जादू की जोर से, तो आप क्लेम करेंगे हमने तो लिया ही नहीं है आपसे कर्जा। हमने तो बैंक से कर्जा लिया, उसको निपटा दिया, अपने कागज वापस मांगे, तो बैंक वाले ने हमसे कहा कि आर्थिक अपराध अनुसंधान से जांच आया है, ये लेटर आया है, आपकी हम पड़ताल कर रहे हैं, फिर कागज हमारे वापस नहीं करेंगे। हमने कहा ये जांचें कब खत्म होंगी? ईडी की जांच, ईओडब्ल्यू की जांच, इनकम टैक्स की जांच, ये जांचें ही, मतलब मुझे कभी भी ऐसा लगता है मैं दाऊद इब्राहिम का चचा हूं, मतलब मेरे पीछे एक न एक जांचें चलती रहती हैं मेरी जांचें। लेकिन आता मुझे मजा है, अगर 2-3 महीने में एक आध जांच ना हो, तो मुझे लगता रहता है कि मेरा ग्राफ गिर रहा है, मतलब मेरा को कोई पूछ काम नहीं रहा ठीक है कि नहीं कर रहे हैं, दो तीन ठीक से महीने काम में नहीं कर रहे हैं। ठीक से काम नहीं कर रहे, 2-3 महीने में जांच हो जानी चाहिए। लेकिन अब मैं कोई विजय माल्या, अंबानी, अडानी, ललित मोदी तो हूं नहीं कि बैंक से कर्जा लूं और वो बैंक माफ कर दे। बड़ा मुद्दा आया है सामने, लाखों करोड़ रुपया बैंक ने एनपीए माफ कर दिया इन उद्योगपतियों का, तो बेचारे पुरानी गरीब पुरानी के। हाँ वो तो मतलब बहुत, वो तो जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो मजे देखिए, मजे नहीं लोग। वो रुपया जो कारपोरेट, इससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी 2019 में या उससे थोड़ा आगे पीछे इस सरकार ने जो देश की कारपोरेट घराने हैं उनका उनका वो माफ कर दिया था, उनका कारपोरेट टैक्स, मतलब उसको रियायत दी थी कारपोरेट टैक्स में, इस उम्मीद में कि वो लोग अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे। उन्होंने कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पैसे से, जो पैसा उनको बचा, मतलब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स ठीक कर ली, अपने कर्जे अर्जे जो थे उन्होंने उतार दूर दिए। जैसे रिलायंस जो थी वो बहुत हैवीली डेटेड कंपनी थी, उसके ऊपर कर्जा बहुत था। जब इन्होंने वो सब माफ किया तो उसने, अंबानी ने ये किया कि वो सब कर्जा उतार दिया, अब रिलायंस के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मजे नहीं किए, मजे नहीं लोगों के हैं। आपसे जब मैं शो शुरू करने जा रहा था, उसी समय खबर आ गई कि दूध 2 से 5 रुपए किलो लीटर महंगा हो गया, अलग अलग कंपनियों का। ब्रेड 5 रुपए महंगा। कहाँ बेचारे गरीब क्या करेंगे, रोटी खाएं, ये ब्रेड तो खाएं या महंगाई हवा बढ़ने खाएं? की शुरुआत है। देखिए, ये तो महंगाई बढ़ने की शुरुआत है। थोड़े दिनों में लोग ये गिनती भूल जाएंगे कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई। हाँ, सबकी अब्दुल के सबकी चूड़ी चक्कर में टाइट होती अब्दुल के है। चक्कर में पंडित जी की चूड़ी टाइट हो गई। मतलब बाकी टाइट होती अब्दुल तो बचे हुए रहा, बाकी लोगों की हो गई। है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। देखते हैं आने वाले कुछ महीने भारत में क्या तूफान लाएंगे। राहुल गांधी ने तो भविष्यवाणी कर दी, और बड़ी खराब बात है कि राहुल गांधी ने जो जो कहा 11 सालों में सब सही हुआ है।
एक तो राहुल गांधी के शायद 32 दांत हैं, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। कोरोना से लेकर अब तक जो बोला बंदे ने वो सही हो गया। अब कह रहा है कि 3-4 महीने में वो तबाही आ रही है जो आप सोच नहीं सकते। भगवान कम से कम इस बार तो राहुल गांधी की बात गलत हो जाए। पर बहुत शुक्रिया अभय जी, पता नहीं क्या होने वाला है देश में। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। अब बताइए मैंने सही कहा या नहीं कहा? प्रेम कितनी बड़ी चीज होती है। भारत में अकेला देश, मैं फिर कह रहा हूँ, अकेला देश है जहाँ काम देवता हैं, जहाँ काम शास्त्र है, जहाँ खुजराव के मंदिर हैं, काम कीड़ा के। उस देश में प्रेम को इतना महत्व दिया गया। प्रेम पिता पुत्र का होता है, पत्नी पति का होता है, बेटा बेटी का होता है। अब 76-77 साल के प्रधानमंत्री अगर दे दी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को टॉफी, ठंडी ठंडी हवा में फोटो खिंचवा लिए, तो इतना बवाल क्यों? बड़े छोटे दिल के हैं राहुल गांधी, इतना बवाल नहीं करना चाहिए। और एक तो बंदे की जवान ऐसी है, जो कहता है वो सही हो जाता है। अब कह रहे हैं 3 साल में आर्थिक तबाही आ रही है और लोग डर रहे हैं बैंक में पैसा रखें, कैश घर में रखें। बताइए ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई या नहीं, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। कल से कोशिश करूंगा दिन में कुछ समय लाइव आके आप लोगों से बातचीत करूं, आपके मन की बात सुनूं और अपने मन की बात कहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।